तो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एसएससी की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पिछले ईयर और इसके भी पहले भी एग्जामों में यहाँ पे पूछा गया है। जैसे दोस्तों आपके सामने ये जो प्रश्न है यह दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 में शिफ्ट 3 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न को यहाँ पे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल दोस्तों ईजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों मुझे बताने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जब मैं आपको यह बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है तो आप मात्र इसे 15 से 20 सेकेंडों में ऐसे प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है, यदि किसी आयत की लंबाई 12% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल और मूल क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमें आयत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई हमें नहीं पता। हमने माना जो पिछली हमारी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, यक्स होगी, यानी कि जो पीछे जो स्टार्टिंग में जो लंबाई होगी यक्स होगी और चौड़ाई जो होगी वाई होगी। अगर दोस्तों इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें तो एक्स इंटू वाई, यह जो हो जाएगा हमारा पहले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यह पहले का क्षेत्रफल मेरा हो गया, पहले का यह क्षेत्रफल हो गया मेरा। अब दोस्तों नई क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई में हमें 12% की वृद्धि करनी है। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर हम आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले यक्स था, अब यक्स में 12% की वृद्धि कर दी गई पहले, यानी कि अपने आप में तो 100 होगा ही आयत, यानी अपने आप में लंबाई 100 होगी। अब उसमें हमने 12% की वृद्धि कर दी, यानी अब हो गया कितना, 112 हो गया, यानी कि 112% की वृद्धि हो गई, यह हो गई अब नई लंबाई। और चौड़ाई क्या कर दी गई है, चौड़ाई 10% की कमी कर दी गई, तो चौड़ाई 10% की अगर कमी कर दी गई, अपने आप में तो 100% होगी चौड़ाई, लेकिन अब उसमें 10% कमी कर दी गई, यानी कि अब चौड़ाई कितनी रह गई, 90 रह गई। तो 90 यहाँ पे यह हो गया, यानी कि चौड़ाई अब 90 रह गई। अब दोस्तों चूंकि ये जो वैल्यू है ये सब परसेंटेज में है तो यहाँ पे दोस्तों ए बी बट्टे में होगा और ए बी बट्टे में 100 होगा, क्योंकि यह वैल्यू जो होगी परसेंटेज में है। तो इतना हमने इसको कर लिया। अब दोस्तों जब इसको हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों यह जो हो जाएगा नया क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर दोस्तों यह नया क्षेत्रफल हो गया तो अब दोस्तों हमें तुलना करना है, यानी कि हमें दोनों का औसत बताना है। तो पहले इसको हम डील कर लेंगे कि इसमें काटने पीटने पे यह कितना आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों 112 में हम 90 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9 दूना 18 और 9 एक 10 को 0, 9 एक 10 को 0 हो गया, एक जीरो हमारा दोस्तों 90 में से आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे का जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि 4 अंक के बाद गुणा है, यानी कि दशमलव हमारा 4 अंक के बाद लग गया। एन एक्स एन वाई को दोस्तों हम इस प्रकार एग्जैक्ट यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों हमें जो क्षेत्रफल बताना है, पहले हमें लिखना क्या है, मूल क्षेत्रफल, यानी कि जो पहले का क्षेत्रफल है, यानी एक्स वाई जो पहले का मेरा क्षेत्रफल है वह लिखना है। फिर हमें लिखना है नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल मेरा कितना आया है, 1.0080 या जो नया क्षेत्रफल है यह है। अब दोस्तों हम दोनों का अनुपात निकालेंगे तो दोनों का अनुपात जानते हैं कैसे निकलता है। तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अनुपात दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे तो यह कैसे निकलेगा, पहले हमें रखेंगे मूल का क्षेत्रफल, यानी कि जो पहले वाला क्षेत्रफल है उसको रखेंगे। तो पहले वाला क्षेत्रफल मेरा कितना है, एक्स इंटू वाई है। नया क्षेत्रफल मेरा कितना है, हमने जब नया क्षेत्रफल यहाँ पे कन्वर्ट किया तो यह कितना आया, 1.0080 एक्स एन वाई। यहाँ पे दोस्तों एक्स और वाई से तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब दोस्तों ऊपर बच गया मेरा एक। अगर दोस्तों ऊपर मेरा एक बच गया तो अब इसको हम दोस्तों और कैसे लिख सकते हैं, तो यानी ऊपर एक हो गया, यहाँ पे दोस्तों 4 अंक के बाद 0 है, तो यानी कि हम वहाँ पे 4 अंक को ऊपर ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 बट्टे में यह 1.0080। अब दोस्तों जब इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, इसको तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे 0 से 0 के यहाँ पे काट लेते हैं। अब दोस्तों इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यह कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे दोस्तों 20 हो गया, 0 यानी कि 250 हो गया। और नीचे अगर हम 4 से अगर डिवाइड करें तो 2 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यानी कि 4 पचे 20, यहाँ पे 2 हो गया। अभी भी दोस्तों हमारे कट जाएंगे, यानी कि अभी भी यह जो संख्या है ये कट जाएगी। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, तो यह हो गई 125। इसको दोस्तों हम 2 से काटते हैं तो यह हो गई कितनी, 126।
यानी कि जो अनुपात हो गया 125/26, यह जो है आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी है यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें आंसर जो बताना है मूल और मूल अनुपात, और यहाँ पे दोस्तों जो नई अनुपात आई उसकी बतानी है, यानी कि नई क्षेत्रफल की बतानी है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलें, तो अगला जो प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कनिका, यहाँ पे पूछा गया कि कनिका जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का ऋण लेती है। ब्याज की गणना कीजिए, यदि ब्याज साधारण ली होती तो उसे कितने रुपए का फायदा होता है। यहाँ पे दोस्तों कनिका क्या की है, 10,000 रुपये का कर्ज ली है, और वह दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए 5% पे 2 वर्ष के लिए। लेकिन दोस्तों साधारण ब्याज पे अगर ली होती तो उससे कुछ तो फायदा होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है अलग अलग वर्षों पे यहाँ पे ऐड होता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें साधारण ब्याज पे इसका मान हमें बताना है कि यह कितना रुपये इसमें फायदा कमाती है। तो पहले दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज पे रखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे दोस्तों हमें निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका हुआ क्या है, हमें जितने रुपए का ऋण मिला, यानी कि 10,000 रुपये का हमने ऋण लिया, तो 10,000 पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 10,000 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दोस्तों 5% वार्षिक है, यानी कि 5% वार्षिक है, तो 5% का दोस्तों हम यहाँ पे एक साइड में मान निकालेंगे, 5% का मान कितना होता है। तो 5% को दोस्तों हम 5/100 लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको काट पीट करें तो 1/5 यानी कि 1/20 हो जाएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज तो हमारा ऐड होता रहता है, तो यह ऊपर चल के ऐड हो जाएगा, यानी कि यह कितना हो गया, 21/20 हो गया। अब दोस्तों यह कितना हो गया, 21/20 हो गया। अब हम दोस्तों 21/20 का यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमें मान निकालना है, 2 वर्ष के लिए। तो हमने 21/20 से यहाँ पे 2 बार यहाँ पे गुना कर दिया। अब दोस्तों 0 से 0 या 2 बार में कट गए, 2 दूना 4, 4 से इसको काटे तो कितना हो गया हमारा, 20/25 यानी कि यह कितने हो गए, 4 से हमने काटा तो 2 हो गया, और यहाँ पे 4×5 = 20, 25 बार में कट गया। अब हमें दोस्तों 25, 21 और 41 का यहाँ पे गुना करना होगा, यानी 25 गुना 21 गुना करना होगा हमें गुना। तो इसको दोस्तों हम गुना कर लेते हैं, तो इसका गुना अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25, 21 में 21 का गुना किया तो दोस्तों यहाँ पे 441 आ गया। अब इसमें हम गुना करते हैं तो 25 से करना, 25 को 5, 25 चौक को 100, 100 में 2 जोड़े तो 102 हो गया, 25 चौक को 100, 100 में 10 जोड़े तो 110 हो गया, यानी कि 1,025 रुपये दोस्तों यह चक्रवृद्धि ब्याज उसको यानी कि पे करना होगा 10,000 रुपये के लिए, यानी कितना रुपये हमें ब्याज यहाँ पे देना होगा। अब दोस्तों हमने पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज निकाले, अब हमें दोस्तों साधारण ब्याज पे निकालना है। तो साधारण ब्याज पे निकालेंगे तो दोस्तों कैसे निकलेगा, तो साधारण ब्याज पे दोस्तों निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें दोस्तों मूलधन कितना ली है, वो कर्ज कितना लिए, 10,000 रुपये का कर्ज ली है, तो 10,000 लिखा। हमने ब्याज कितना मिला, 5%, यानी कि 5 हो गया। समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिखा। बट्टे में कितना करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि 5% है तो बट्टे में आ ही जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 5 दूना 10, और 10 में दोस्तों हम जब इसका 100 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 1,000 रुपये आ जाएगा। चूँकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में कितना आ रहा था, 1,025 रुपये, यानी कि 25 रुपये का जो यह अगर साधारण ब्याज पे ली होती तो उसे 25 रुपये का फ़ायदा होता। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताना कि फ़ायदा कितने रुपए का होता, अगर साधारण ब्याज पे लेती तो यहाँ पे दोस्तों यह होता कितने रुपए का, 25 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको दोस्तों देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न का लेवल भी दोस्तों ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना भी यह आसान भी प्रश्न नहीं है। कोई दुकानदार 500 रुपये, 350 रुपये, 200 रुपये प्रति पीस की दर से जीन्स, शर्ट, टी शर्ट का ऑर्डर देता है। यदि दुकानदार 46,800 रुपये में कुल प्रत्येक वस्तु को 1:2:3 अनुपात में खरीदता है, तो कुल कितनी टी शर्ट वो खरीदता है, यानी कि दोस्तों हमें टी शर्टों की संख्या बतानी है कि वो कितने टी शर्ट को यहाँ पे खरीदता है। तो यहाँ पे दोस्तों अनुपात जो दिया है 1:2:3 में दिया है, और यहाँ पे दोस्तों रियल वैल्यू कितने दिए गए हैं, 4680। अगर दोस्तों इन तीनों को ऐड कर लें तो यह कितना हो गया, अनुपात में 6 हो गया। रियल वैल्यू दे दी गई है कितनी, 46,
800। अब दोस्तों हम अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो इससे इन सब को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 600 से 42। अब यहाँ पे दोस्तों 42 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया यानी 48 हो गया, 48 हो गया यानी कि दोस्तों 8 और डबल जीरो यहाँ पे उठा उठा के यहाँ पे रख लेंगे। अब दोस्तों अनुपात तो रहा मेरा यह, पहले था क्या, जीन्स था, फिर मेरा क्या था, शर्ट था, फिर थर्ड नंबर पे जो मेरा था यह था टी शर्ट। हमें टी शर्टों की संख्या बतानी है, तो टी शर्टों की संख्या बतानी है तो हमें क्या करना होगा, इसमें इससे गुना कर देना होगा। तो गुना करते हैं अगर 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, 8 त्रिक को 24 और 7 त्रिक को 21, 21 22 23, यानी कि इतना रुपये इसको टी शर्ट पे इसने खर्च किया। अब दोस्तों चूंकि एक टी शर्ट का जो मूल्य है वो 200 रुपये है, एक टी शर्ट का अगर मूल्य 200 रुपये है तो इतने टी शर्ट का मूल्य कितना हो गया, यानी कि हमें इसमें 200 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो 200 से डिवाइड करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 117 हो जाएगा। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में बात करें तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये भी दोस्तों एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी दोस्तों देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से लेके है। तो यह जो क्वेश्चन है यह दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से यह लिए गए हैं। तो इसको दोस्तों एक बार देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो संख्याओं का जो एलसीएम है 90 है तथा एचसीएफ जो है 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला पता है कि लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहले हम इसको इस पे लिख लेते हैं कि 90 गुना 6, क्योंकि 90 जो है मेरा लौसा है और 6 जो है मेरा मौसा है। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या। पहली संख्या दोस्तों हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, अगर पहली संख्या हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि एक संख्या मेरी यक्स है, एक संख्या मेरी जो है यक्स है और दूसरी जो संख्या है वो 12 अधिक है। तो 12 अधिक है तो 12 अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 12 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी वो कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगी दूसरी संख्या। तो यहाँ पे यक्स प्लस 12 यह मेरी दूसरी संख्या हो गई। अब दोस्तों यह इक्वेशन एक बन जाएगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे दोस्तों इसको देख लेते हैं। तो इसका गुना करेंगे, 9×5 = 45, 9×6 = 54, यानी कि यह हो गया कितना, 540। अब यहाँ पे दोस्तों इसका गुना करेंगे तो x² प्लस 12x। अब दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन बना, हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, यानी कि x² प्लस 12x माइनस 54 बराबर 0। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका हमें जो फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यह यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x²। हमें दोस्तों यहाँ पे प्लस लाना है तो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या रखनी होगी, यानी कि 30 रखेंगे, 30x माइनस यहाँ पे 18x माइनस 540 बराबर में 0 हो गया। दोस्तों हमने इसको फैक्टर कैसे किया, इसको हमने लॉसन निकाला, लॉसन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पे 540 आ जाए माइनस में, और जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे 12 आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ने घटाने पे 12 तो आ जाएगा, गुणा करने पे 5 और 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x यहाँ पे कॉमन करते हैं, तो x अगर कॉमन करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 30। और इसमें दोस्तों हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस में लेके इसको दोस्तों हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 18 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे कितना हो गया, यक्स प्लस 30। इतना दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इतना दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करना, अगर आपको फैक्टर फास्ट करना आता है तो यहाँ पे दोस्तों आप फैक्टर को यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं और इसको और इजी बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना आपको खींच के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसमें भी देख रहे हैं कॉमन है, इसमें भी ये भी कॉमन है, तो हम इसको एक साथ ले लेंगे, यानी कि यक्स प्लस 30 एक कोष्टक में हो जाएगा और यक्स माइनस 18 एक कोष्टक में हो जाएगा, और इसको इक्वल हमारा जो है 0 हो गया। अब दोस्तों चूंकि अगर इसके इक्वल 0 करेंगे तो यह निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि यह प्लस में है तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो यह तो दोस्तों हमारा कट गया। अब बचा वाला मेरा ये वाला, अगर दोस्तों इसकी इक्वल 0 दे रहे हैं, इसकी इक्वल अगर 0 दे रहे हैं तो यह माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, यानी यक्स का जो मान हो गया 18 हो गया।
यक्स का मान मेरा 18 हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे यानी यहाँ पे दोस्तों जब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था तो हमने दो संख्या ली थी, एक बड़ी संख्या ली थी, एक छोटी संख्या ली थी। तो इन दोनों संख्याओं को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो छोटी संख्या थी यक्स थी, तो यक्स का तो मान 18 आ गया। लेकिन हमसे पूछी क्या है कि हमें बताना है बड़ी संख्या क्या है। तो हम 18 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी 30 हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। तो हमें यह इसको कैलकुलेट करके आपको बताने हैं। तो इसको दोस्तों हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें लगातार अगर हम 5 को 10 संख्याएं लिखें तो काफ़ी लंबी और लेंदी पड़ जाएगी उसको लिखना फिर ऐड करना। तो इसमें दोस्तों काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, चूँकि यह अच्छा यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर हम इसको लंबा प्रोसेस पे ले जाएंगे तो काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसको लंबा न ले चल के इसको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है मेरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर हम स्टार्टिंग की जो पहली संख्या लें, मान लीजिए हम 5 ही लेंगे पहले, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15, 20, 25 यानी कि 10 बार हमें ऐसी संख्याएं लेनी है। तो लास्ट की जो संख्या हो जाएगी, हम 5 में 10 से गुना कर देंगे तो 10 पचे 50, या मेरी लास्ट की जो संख्या हो जाएगी हो जाएगी। इसके बीच में दोस्तों हमारी 8 संख्याएं, 5 और 50 के बीच में 8 संख्याएं आ जाएंगी, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके। अब दोस्तों हमें गुणजों का औसत बताना, तो हमें पता है कि हमें प्रथम और लास्ट संख्याओं को ऐड करना होता है। अब हम 50 में 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चूंकि हमने अभी दो संख्याओं को ऐड किया है इसलिए हमें इसमें 2 से डिवाइड करना होगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यह कितना आ जाएगा, 27.5 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है माध्यिका से है, ये भी दोस्तों एग्जाम में एसएससी इसको बार बार एक क्वेश्चन माध्यिका से यहाँ पे पूछ लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमें इसकी माध्यिका निकालनी हो, माध्यिका अगर हमें इसकी निकालनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। हमें जो संख्याएं दी गई पहले उन सभी संख्याओं को हमें ऐड करना होगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इसमें ऐड करने में कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम संख्याओं को यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐड करें तो एक 24 हो गया, 34 हो गया, 34 41 हो गया, 41 में हमने 6 जोड़ा तो यहाँ पे 47 हो गया, 47 में हमने यहाँ पे जब 9 को जोड़ा तो यहाँ पे दोस्तों 56 हो गया, 56 में हमने 6 को जोड़ा तो यह 62 हो गया, 62 में हमने 15 को जोड़ा तो यहाँ पे 15 62, 62 में हमने 15 को जोड़ा तो 72 77 हो गया, 77 में हमने इसको जोड़ा तो 97 हो गया, 97 में 10 जोड़ा तो यहाँ पे दोस्तों 107 हो गया, 107 में हमने और 6 को ऐड किया तो 113 हो गया। यानी कि इन सभी को जोड़ने के बाद 113 आ रहा है। प्लस में यहाँ पे दोस्तों हमें एक के भी मिल रहा है, तो हमने के को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उस संख्याओं से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। माध्यिका कहने का अर्थ है यह दोस्तों कि इसकी बीच की संख्या यानी कि यह जो औसत है, औसत का ही यह नया रूप है। तो इसको दोस्तों औसत के माध्यम से निकालते हैं। तो हमारी संख्याएं टोटल कितनी संख्याएं हैं, हम एक बार संख्याओं को यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी संख्याएं कितनी है, टोटल 10 संख्याएं। तो हमने यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड कर दिया। चूँकि यह जो मान निकाल रहे हैं हम, यह माध्यिका है और माध्यिका यहाँ पे हमें दे दी गई है, कितनी दी गई है, 11 दी गई है। तो हमने यहाँ पे 11 को नोट डाउन कर लिया। अब दोस्तों इसको जब हम इसमें गुना करेंगे तो यह हो गया 110 और यहाँ पे दोस्तों 13 अब हमारा प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में के हो जाएगा। अब जब 110 में से 113 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3 जो हो जाएगा मेरा माइनस में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।